नमस्कार भाई बहनों। आज मैं लेके आया हूँ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले हम जानते हैं, कहते हैं आसान शब्दों में रास या रास लीला कहा जाता है आमतौर पर लोग कि रास सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जाने हम। अचानक से हम देखा गया है अगर हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन फ्लूइड लॉस हो जाता है और ब्लड हेमरेज वगैरह ब्लड लॉस होता है, तो इस कमी की वजह से हमारे पानी का जो ब्लड के वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो प्रेशर होता है, कम हो जाता है। वो प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी वजह से बीपी कम हो जाता है। बीपी कम हो जाता है तो बीपी कम हो जाता है। बीपी को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर के अंदर नेचुरल प्रोसेस होती है, अपने आप बीपी बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है, क्या कारण है, आइए ज़रा हम जानें। तो पहले हम जाने कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कब एक्टिवेट होता है। तो हम जाने ड्रॉप ब्लड प्रेशर अगर घट जाता है आपके शरीर के अंदर तब एक्टिवेट होता है। अगर डायरिया हो चुका है, वॉमिटिंग ज़्यादा डायरिया होना, बार बार रिकरेंट बार बार डायरिया होना, बार बार उल्टी आना, तो भी फ्लूइड कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। फ्लूइड लॉस होना, ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम, अगर ये सभी चीज़ें, प्रेशर कम हो जाता है आमतौर पर कहे जैसे रास्ते से जा रहे एक्सीडेंट हो जाता है और हेमरेज होता है, ब्लड लॉस होता है, तो कुछ समय के लिए कुछ बीपी डाउन हो जाता है, परंतु अपने आप हमारा सिस्टम मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और बीपी अपने आप बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हम जाने जरा क्या होता है कब फ्लूइड वॉल्यूम अगर हमारी वेन्स के अंदर आर्टरीज के अंदर कम हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, बार बार डायरिया होना, बार बार उल्टी वॉमिटिंग वगैरह होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी नहीं रहेगा तो बीपी घट जाता है। बीपी घट जाता है। इस कंडीशन के अंदर बीपी को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर के अंदर नेचुरल प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो जाने अगर फ्लूइड लॉस होता है, ब्लड प्रेशर घटता है, फ्लूइड लॉस होता है तो क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो आइए हम ज़रा जानें। अगर तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर रहेगा नहीं, ब्लड में से फ्लूइड लॉस हो चुका है, पानी लॉस हो चुका है, डायरिया हो चुका है, तो खाली ब्लड ही रहा तो ब्लड कम हो गया, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ। इसकी वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑर्गन, जो हमारे शरीर के ऑर्गन है उसको भी कम ब्लड सप्लाई मिलता है। ऑर्गन जिससे हमारे शरीर के ऑर्गन लंग्स हो गए, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, जीआई सिस्टम हो गया, इन सभी में ब्लड सप्लाई कम मिलेगा। उसकी वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई किडनी, तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलता है। तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, उस दिशा में हमारे किडनी के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपार्टस एक्टिवेट होता है और वहाँ से रिलीज होता है रेनिन। बस कहानी यहीं शुरू होती है कि भाई रेनिन कब शुरू हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है, कब आता है किडनी में, कब जागता है, सोए दिशा में रहता है, परंतु कब एक्टिवेट होता है जब ये ब्लड वॉल्यूम कम होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑर्गन को मिलेगी, किडनी को कम मिलेगी। तो किडनी को अगर ब्लड कम मिलेगा, अगर किडनी के पास ब्लड नहीं जाता, जिससे ब्लड किडनी क्या करती है, पानी फिल्टर यूरिन बनाती है, अगर किडनी को पता चल जाता है कि ब्लड नहीं आया है तो किडनी जाग जाती है भाई हमारे शरीर के अंदर बॉडी अभी कुछ ना कुछ, ये व्यक्ति मर जाएगा अगर हमने हमारी बॉडी को वापस बीपी बढ़ाया नहीं। तो हमारे पास ब्लड कम आ रहा है, किडनी को ऐसा लगता है ब्लड कम आ रहा है, तो किडनी क्या करती है, एक एक सिपाही को जगाती है, उसका नाम होता है रेनिन, जक्स्टा ग्लोमर अपार्ट एक्टिवेट करवाती है, उसे कहते हैं रेनिन। तो हम जाने कि रेनिन कहाँ से आता है, तो किडनी से आता है। कहाँ से आता है, किडनी से आता है। किडनी से आता है तो किडनी से कहाँ से आता है, तो हम जाने मोटा मोटा तौर पे देखें। जैसे हमारे किडनी के अंदर मिलियंस के अंदर क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है, जैसे एक प्रकार की नेफ्रॉन्स होती है। ये नेफ्रॉन का पीसीटी पार्ट, डीसीटी पार्ट, ये अफरेंट आर्टरी, यहाँ से ब्लड आता है हमारे शरीर के अंदर और यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होती है और यहाँ से ब्लड बाहर आता है और फिल्टर होता है वगैरह वगैरह, यूनिट बनता है। बहुत लंबी प्रोसेस हम जानेंगे। ये जो चीज़ दिख रही है इसको कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपार्टस, इसी को हम कहते हैं, यहाँ से रिलीज होता है रेनिन। और ये हो गया मैक्रोडेंसा, और ये क्या होता है, यहाँ पे मैक्रोडेंसा होता है, यहाँ पे कीमो रिसेप्टर सोडियम को मॉनिटर करता है कि बीपी बढ़ना घटाना वगैरह। इसके बाद पोर्किन सेल्स होता है, ये वगैरह बीपी प्रेशर को मॉनिटर करता है। तो ये कब एक्टिव होता है, जक्स्टा ग्लोमर अपार्टस, यहीं से फिर क्या रिलीज होता है, रेनिन। अब ये रेनिन यहीं से आएगा, कब आएगा, जब यहाँ पे ब्लड कम आ रहा है। जैसे मान लो 100% ब्लड यहाँ मिलता है, परंतु यहाँ पे डायरिया होने की वजह से ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन कंडीशन के अंदर बीपी घट गया है तो ब्लड कम आएगा। तो मानो 50 30 50% अगर ब्लड आ रहा है तो ये क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाएगा और कहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, किडनी को पता चल जाएगा कि बीपी
हमारा बीपी घट रहा है तो इसको भेजेगा सैनिक को, किसको भेजेगा, रेनिन को। अब जाने जरा भी रेनिन क्या करता है हमारे शरीर में, अभी इसका क्या काम है, मेन काम यही है। हम पढ़ते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो भी रेनिन क्या काम करते हैं, रेनिन को जगा दिया, भाई जाग जाओ रेनिन, तुम क्या करोगे। अब रेनिन सीधा जाएगा अपने, अभी किडनी मैंने बताया, अभी किडनी से रिलीज हुआ था, तो किडनी से रिलीज मैंने बताया अभी किडनी के नेफ्रॉन से रेनिन, तो रेनिन जागा और सीधा गया लीवर के पास। लीवर को बोला, हे लीवर तू क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन सोया है, तो एंजियोटेंसिन को जगाता है। और रेनिन किसको एक्टिवेट करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में एक्टिवेट करता है। तो क्या करता है, रेनिन एक्ट करता है एंजियोटेंसिन को, और एंजियोटेंसिन को कपड़े पर पहना देता है, शक्ति दे देता है उसको, और एंजियोटेंसिन 1 में बना देता है। अभी 1 गया वो एंजियोटेंसिन 1। अभी एंजियोटेंसिन 1 सोच रहा है कि भाई मैं अकेला तो बीपी कैसे बढ़ा सकता हूँ। मेन हमारा फोकस क्या करती है हमारे शरीर कि भाई हमारा शरीर का बीपी घट गया है, तो बीपी को बढ़ाने के लिए एंजियोटेंसिन क्या करेगा। तो रेनिन कहाँ से, किडनी से आया, किडनी से आया रेनिन कहाँ गया, सीधा लीवर के पास गया। लीवर में सोया हुआ था एंजियोटेंसिन, उसको जगाया, और कपड़े वपड़े हथियार वगैरह दिए एंजियोटेंसिन 1। अभी एंजियोटेंसिन बोला कि मुझे चलाना नहीं आता, नहीं, वो शक्ति का और चाहिए। तो उसके शक्ति को लिए वो कहाँ जाता है, पावर बीपी को बढ़ाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए कहाँ जाता है, तो सीधा जाएगा लंग्स के पास। तो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वह एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कौन कन्वर्ट करता है, हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम, लंग्स के अंदर का एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में बदलता है, तब जाके इसको शक्तियाँ मिलेगी। तो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कौन बदलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ पे होता है प्रोसेस, ये लंग्स के अंदर होता है। अभी क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 काम करेगा, कैसे काम करेगा, 3 काम करेगा। एंजियोटेंसिन सेकंड कौन सा काम करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड, इससे हथियार वगैरह सब कुछ आ गया इसके शरीर के। तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे सिस्टम में जितनी ब्लड आर्टरीज हैं उनको क्या करेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट। तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट होगा, इस तरह से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो सिस्टमिक, तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई, तो इससे क्या बीपी इंक्रीज होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इसके अलावा क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होगा, स्टिमुलेट पोस्चर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन के मटर के दाने समान एक ग्रंथि पाई, पीयूष ग्रंथि के, उसके हम पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्चर, वहाँ पे एडीएच को स्टिमुलेट करता है। और एडीएच क्या करेगा, ये H2O को रीअब्जॉर्ब करवाता है। H2O रीअब्जॉर्ब होगा तो सोडियम भी रीअब्जॉर्ब होगा, तो फ्लूइड बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो बीपी क्या हो जाएगी, यहाँ से बीपी बढ़ी और यहाँ से भी बढ़ी, 2 जगह से बीपी बढ़ी, किसने बढ़ाई, एंजियोटेंसिन 2 ने बढ़ाई। ये तो छोटा छोटा काम है। सबसे बड़ा काम क्या करता है एंजियोटेंसिन 2, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल पार्ट के कॉर्टेक्स को। ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, सुप्रारेनल ग्लैंड, और सुप्रारेनल ग्लैंड के 3 लेयर होती है कॉर्टेक्स की। तो जोना इसको ये कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करती है। तो किसको स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, जोना ग्रेनुलोसा। वहाँ से रिलीज होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या रिलीज होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेट करवाता है। तो किडनी में क्या कर रहा है कि एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन होगा, तो ये एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा, तो ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करवाता है सोडियम। क्या किसको इंक्रीज करवाता है, सोडियम। अगर सोडियम इंक्रीज होगा तो रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, सोडियम को वापस क्या हो, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। कौन करवाता है, एल्डोस्टेरोन। अगर एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हुआ तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ। अगर सोडियम इंक्रीज हुआ तो, अगर सोडियम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वो अगर सोडियम जहाँ जाए उसके पीछे कौन आएगा, पानी आएगा, वाटर आएगा। तो वाटर बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर जो प्रेशर घट गया तो वो बढ़ेगा तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। तो एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, ये किडनी के ऊपर किसको रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम को। और सोडियम बढ़ेगा तो वाटर भी बढ़ेगा, और वाटर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो 3 जगह से बीपी बढ़ा। एक वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, स्टिमुलेट का पिट्यूटरी, स्टिमुलेट पोस्चर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ, तो एडीएच की वजह से रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ। फिर क्या हुआ, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया एंजियोटेंसिन 2 ने, तो जोना ग्रेनुलोसा से वहाँ से रिलीज हुआ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, वहाँ से एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम। अगर सोडियम आएगा तो कहते हैं ना कि नमक कम खाना चाहिए, तो नमक ही है तो नमक बढ़ेगा, सोडियम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो बीपी 3 जगह से बीपी बढ़ गई। आमतौर पे आपने देखा कि कुछ दवाई होती है, जैसे हम बीपी ज़्यादा, जिसकी बीपी ज़्यादा बढ़ती है, एल्डोस्टेरोन बढ़ता रहता है, एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कन्वर्ट होता रहता है, तो उस समय में क्या होता है, डॉक्टर साहब एक मेडिसिन देते हैं, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसको 1 से 2 में बदलते हैं। जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन की दिशा कंडीशन रहती है वो आगे फार्मा में वगैरह हम देखते हैं, जैसे रामापिल, कैप्टोपिल वगैरह ड्रग देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम
काम करता है। इसी कड़ी में मैं अपना वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।